नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बंदा बहादुर के बारे में बात करेंगे। यानी कि गुरु गोविंद सिंह की शहादत के बाद, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद सिखों का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया, उसके बारे में बात करेंगे। और जहां से फिर आगे चल करके सिखों की ऐतिहासिक वीर गाथा की कहानी हम आपको बताएंगे। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिस समय गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, उससे कुछ समय पहले उन्होंने बंदा बहादुर को अपना जो है शिष्य माना। और शिष्य मानने के साथ ही साथ जो है उनको सिखों का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया और कहा कि आप जो है सिखों का राजनीतिक नेतृत्व करेंगे। दूसरा, हमने आपको बताया था कि गुरु के बारे में, गुरु का पद उन्होंने समाप्त किया और कहा कि अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, आदि ग्रंथ है, वही जो है गुरु के रूप में जाना जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर नेतृत्व करते हैं। बंदा बहादुर जो है वह राजनीतिक रूप से एक मजबूत पकड़ बनाएंगे और राजनीतिक नेतृत्व करेंगे। इस बात को ध्यान देना है। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को भूल जाते हैं और वो गुरु समझ बैठते हैं, बट ध्यान रखना है ये सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व करेंगे। तो आइए बंदा बहादुर के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो परीक्षा में इनसे पूछे जाते हैं उन पर परिचर्चा करें। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली है उन पर चर्चा करेंगे। और आज राजा रणजीत सिंह के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट आउट करते हैं। बंदा बहादुर का जो राजनीतिक जीवन रहा, राजनीतिक सफर रहा 1708 ईस्वी से लेकर के 1716 ईस्वी तक। क्योंकि आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई 1708 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद राजनीतिक नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथ में आई, जो इनके शिष्य थे। बंदा बहादुर के बचपन का नाम, हालांकि यहां पर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ परीक्षाओं में पूछ लिया गया है बचपन का नाम। तो बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव, और इन्हें माधव दास भी कहा जाता था। लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव और माधव दास, इन दोनों नामों से इनको पुकारा जाता था। लेकिन जब ये गुरु से नांदेड़ में मुलाकात किए, नांदेड़ में जब ये गुरु से मुलाकात किए, तो वहां पर आप देखेंगे कि जब गुरु ने इनसे पूछा कि क्या नाम है, तो इन्होंने खुद को गुरु का बंदा कहा। क्या कहा? खुद को गुरु का बंदा कहा। जभी से इनको जो है बंदा बहादुर, बंदा बहादुर कहा। तो खुद को गुरु का बंदा कहा और वहीं से इन्हें बंदा बहादुर कहा गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें एक उपाधि दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें एक उपाधि दी थी। उस उपाधि को आप यहां पर पॉइंट आउट कर लें। वह उपाधि थी गुरु बख्श सिंह। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि बंदा बहादुर को गुरु बख्श सिंह की उपाधि किसने दी थी। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, गुरु बख्श सिंह की उपाधि जो है गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना है। कहा जाता है कि ये सिखों के पहले राजनीतिक गुरु बने, सिखों के पहले राजनीतिक गुरु, और प्रथम सिख राज्य की स्थापना भी इन्होंने की। तो ये भी अगर प्रश्न बने आपकी परीक्षा में कि सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बंदा बहादुर, और प्रथम सिख राज्य की स्थापना किसने की, तो बंदा बहादुर ने। उस बात को भी पॉइंट आउट करिए। सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु, प्रथम राजनीतिक गुरु कौन था भाई? बंदा बहादुर। और अगला पॉइंट, प्रथम सिख राज्य की स्थापना बंदा बहादुर ने की। प्रथम सिख राज्य की स्थापना भी बंदा बहादुर ने की। कहा जाता है कि बंदा बहादुर ने सिक्के चलवाए, ठीक है, तो आप देखेंगे, और सिख राज्य की मुहर भी चलवाई। तो वहां पर भी पॉइंट आउट करिए, जिसमें उन्होंने जो है गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम का अंकन किया। तो ये भी पहला पॉइंट लिखिएगा। बंदा बहादुर ने सिक्कों का प्रचलन किया और मुहरें चलवाई।
और मुहरों को चलवाया। और किसके नाम का अंकन किया? नाम का अंकन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो नाम के अंकन में दो, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक। तो आप यहां पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो यहां पर आप इस पॉइंट को देखेंगे। कहा जाता है 1761 ईस्वी में फर्रुखशियर के शासनकाल में बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो आप यहां पर पॉइंट आउट कर लीजिए 1716 ईस्वी में, क्षमा चाहूंगा, 1716 ईस्वी में बादशाह फर्रुखशियर के शासनकाल में इन्हें मृत्युदंड। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, बंदा बहादुर से इतने, ये अगर सिर्फ बंदा बहादुर से क्वेश्चंस बनेगा तो यहां से क्वेश्चंस बन जाएगा कि जो इन्होंने सिक्कों का प्रचलन किया, मोहरों का प्रचलन किया, उसमें गुरु नानक और सॉरी गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, इनके नाम का अंकन कराया। दूसरे सिखों की प्रथम राजनीतिक गुरु थे, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। और तीसरा बन सकता है कि प्रथम सिख राज्य की स्थापना जो है यहां पर। और अगर एक प्रश्न और भी बन सकता है तो इनको जो उपाधि मिली थी गुरु बख्श सिंह, तो गुरु बख्श सिंह के नाम से कौन जाना जाता था? बंदा बहादुर, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव और माधवदास के रूप में जाना जाता है। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद 1716 ईस्वी के बाद की कहानी क्या होती है, कौन सिखों का राजनीतिक नेतृत्व करेगा, इस बात को लेकर के बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि आप यहां पर देखेंगे कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद दो प्रथाओं का प्रचलन हुआ, दो महत्वपूर्ण प्रथा। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद दो महत्वपूर्ण प्रथा का प्रचलन हुआ और कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। आप लिखिएगा शरबत खालसा और दूसरा प्रथा है गुरुमत्ता प्रथा। और इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है भाई, अगर आप यहां पर नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। बैसाखी के दिन तथा दिवाली के दिन लोग इकट्ठा होते थे। कब इकट्ठा होते थे? वैशाखी के दिन तथा दिवाली के दिन लोग इकट्ठा होते थे। और कहा जाता है कि बैसाखी और दिवाली के दिन जब लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होने को शरबत खालसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरबत खालसा। तो इकट्ठे होना शरबत खालसा होता है। और जब वहां पर इकट्ठे होकर के जिस पर चर्चा करके निर्णय लेते थे, तो निर्णय लेने को क्या कहा जाता है? गुरुमत्ता। यानी गुरुमत्ता को क्या कहा जाता है? निर्णय लेना। तो ध्यान रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बैसाखी तथा दिवाली के दिन ये लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होने को शरबत खालसा कहते हैं। और उस दौरान जो निर्णय लेते थे, उस निर्णय लेने को गुरुमत्ता प्रथा कहा जाता है। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए शरबत खालसा क्या है, गुरुमत्ता प्रथा क्या है, तो भाई यहां पर आपको आसानी से अपने प्रश्नों का जवाब देना होगा। ये चीजें आपको विशेष रूप से जाननी ही होंगी और कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है। धीरे धीरे समय निकलता गया। इसके बाद 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह नामक एक व्यक्तित्व, जिन्होंने सिखों को एक नई दिशा दी, तो उन्होंने दल खालसा बनाया। तो 1748 ईस्वी की कहानी मैं आपको बताऊं कि 1748 ईस्वी में कर्पूर सिंह निकल गया है, कर्पूर सिंह ने दल खालसा बनाया। देखिए ये भी प्रश्न कई बार आता है, खालसा पंथ और दल खालसा। तो ध्यान रखना, दल खालसा, तो दल खालसा किसने बनाया? कर्पूर सिंह ने। यहां पर आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के पास चलते हैं। भाई कहां है गुरु गोविंद सिंह? यहां पर हैं। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान रखना, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ध्यान रखना 1699 ईस्वी में। लेकिन यहां पर यह प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्या बात आ रही है कि कर्पूर सिंह ने दल खालसा को बनाया। ठीक है, और दल खालसा को बनाया और यहीं पर आप देखेंगे कि राखी प्रथा का प्रचलन किया। अब राखी प्रथा का प्रचलन, लोग समझते राखी प्रथा का मतलब कि रक्षाबंधन बांधने वाली बात,
लेकिन ऐसा नहीं है। राखी प्रथा का प्रचलन इन्होंने किया, और राखी प्रथा क्या होता है कि प्रत्येक गांव से उनकी सुरक्षा के हेतु 1/5 भाग हम उपज का लेंगे। तो 1/5 भाग उनकी उपज का गांव से, और उसके बदले में सुरक्षा दी जाएगी। तो सुरक्षा हेतु ध्यान रखना, राखी प्रथा इसीलिए महत्वपूर्ण है। सरबत खालसा, गुरुमत्ता, राखी प्रथा, ठीक है, जो है दल खालसा, इसके बाद जो है खालसा पंथ, ये सब शब्दावली है जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। और अगर आप क्लास को सीरियस कर रहे होंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी और आप महसूस करेंगे कि हाँ, ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। तो कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। राखी प्रथा का प्रचलन हुआ जिसमें 1/5 भाग उस गांव से लिया जाता था उसकी सुरक्षा हेतु, उसकी सुरक्षा हेतु। इसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि 1761 ईस्वी में पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ, तो 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में आप देखेंगे कि मराठे पराजित हो जाते हैं अहमद शाह अब्दाली से। 1761 में मराठों के पराजित होने के बाद अफगानों से किसने लोहा लिया? अफगानों से फिर लोहा लिया सिखों ने। तो 1761 के बाद आप यहां पर देखेंगे कि सिखों का एक ऐसा दास्तां शुरू होता है जहां पर उनके बाहुबल को देखा जाता है, उनके दूरदृष्टिकोण को देखा जाता है, उनकी रण कौशल को देखा जाता है। तो आप देखेंगे 1761 के बाद एक नया मोड़ आएगा, और 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद जब मराठा पराजित हो जाते हैं तो सिखों की शक्ति, और फिर सिखों ने जो है मुगलों का अफगानों का मुकाबला आगे चल करके किया। तो आप यहां पर जो है कुछ पॉइंट्स को लिखिएगा, लिखिए। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों के पराजय के बाद, या मराठों के पराजय के बाद अफगानों का सामना सिखों ने किया। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। कहा जाता है कि 1764 ईस्वी में शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है परीक्षा में। 1764 में सिखों ने शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के, जिस पर देग, तेग और फतेह लिखा रहता था। देग, तेग और फतेह लिखा रहता है। कहते हैं कि 1763 से लेकर के 1773 ईस्वी के मध्य, करीब 10 सालों के मध्य, जो सिख था, जो पूरा सिख साम्राज्य था, वह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। 1763 से लेकर के 1773 तक, 1763 से लेकर के 1774 तक जो सिख साम्राज्य था वह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। उन्हीं छोटे छोटे राज्यों को मिसल कहा गया। क्या कहा गया? मिसल कहा गया। और 12 मिसल उस समय थे, यानी कि पूरा सिख साम्राज्य जो है 12 मिसलों में विभाजित। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सिख साम्राज्य का विभाजन और उसके बाद की कहानी आप देखें। सिख साम्राज्य और सिख साम्राज्य का क्या हुआ? विभाजन हुआ। और यह विभाजन 1763 से लेकर के तकरीबन 1773 तक, इसके बीच में विभाजन हो गया और कई छोटे छोटे राज्य बने। कई छोटे छोटे राज्य, इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को जो है क्या कहा गया? इन्हीं छोटे छोटे राज्यों को मिसल कहा गया। क्या कहा गया? इन छोटे छोटे राज्यों को मिसल कहा गया। और कितने मिसल थे भाई? 12 मिसल थे। 12 मिसल, जिनमें 4 प्रमुख हैं। कितने? 5 प्रमुख मिसल थे, जिनमें 5 प्रमुख मिसल हैं। ये 5 कौन कौन से हैं? पॉइंट आउट कर लीजिए। पहला है भंगी मिसल। भंगी मिसल ये सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली था।
इसके बाद अहलूवालिया, अहलूवालिया, इसके बाद सुकेर चकिया, सुकेर चकिया। इसी सुकेर चकिया मिसल के रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह, जिनका इतिहास हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद सुकेर चकिया के बाद कन्हैया मिसल, यहां लिख देता हूं कन्हैया, कन्हैया मिसल, और इसके बाद नक्कई मिसल, नक्कई मिसल। लेकिन ये जो 5 मिसल हमने आपको बताया, इनमें से अगर देखा जाए तो भंगी मिसल, अहलूवालिया मिसल और सुकेर चकिया मिसल, जिसमें हम लोग सुकेर चकिया मिसल की कहानी पढ़ेंगे सिखों में। तो कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है और कि जो है सिख साम्राज्य कितने मिसलों में विभाजित हुआ, तो आप यहां पर देखेंगे सिख साम्राज्य जो है 12 मिसलों में विभाजित हुआ, और जो है उन 12 मिसलों में 5 प्रमुख थे, जिनमें सुकेर चकिया मिसल का इतिहास हम लोग देखने को यहां पर मिलेगा, जिसके शासक जो है रणजीत सिंह बनते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं सुकेर चकिया मिसल, रणजीत सिंह। चलिए, सुकेर चकिया मिसल, सुकेर चकिया मिसल, रणजीत सिंह। चलिए, पहले रणजीत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उसके बाद फिर आगे की बात। पॉइंट, जन्म 13 नवंबर 1708 ईस्वी को, पहला पॉइंट। इनके पिता का नाम था महासिंह, महासिंह, जो सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं। ठीक है, ये सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख थे, मिसल के प्रमुख। अगला पॉइंट, कहा जाता है कि 1792 ईस्वी में, ठीक है, 1792 ईस्वी में, यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, 1780 होगा, हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा डेट यहां पर बाय मिस्टेक हो गया है, 1780 ईस्वी। ठीक है, क्योंकि 1708 का मतलब फिर तो बंदा बहादुर के टाइम में चले जाएंगे, तो बाय मिस्टेक हो जाएगा। 1780 ईस्वी। तो रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 ईस्वी को हुआ। इनके पिता महासिंह मिसल के प्रमुख थे। 1792 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद इनकी उम्र अगर देखी जाए, पिता की मृत्यु के बाद, तो इनकी उम्र कितनी थी भाई? 12 वर्ष। 12 वर्ष की अवस्था में यह मिसल के प्रमुख बने, मिसल के प्रमुख बने। तो इतनी कम उम्र में जो है रणजीत सिंह सुकेर चकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं। कहा जाता है कि अपने दूर दृष्टिकोण के बल पर, उम्र भले ही कम हो लेकिन अनुभव और जो है निगाहें बहुत तेज थीं। 1205 ईस्वी में इन्होंने भंगी मिसल से, जो कि सबसे मजबूत था, से अमृतसर को छीन लिया। तो इनके बारे में कहा जाता है कि 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में, ठीक है, 1205 ईस्वी में भंगी मिसल से, भंगी मिसल से, भंगी मिसल से, भंगी मिसल से अमृतसर, अमृतसर को अपने अपने अधिकार में लिया, अपने अधिकार में लिया। जो कि भंगी मिसल बहुत प्रभावशाली था, लेकिन सुकेर चकिया मिसल की रणजीत सिंह ने, जिनका जन्म 1780 ईस्वी को हुआ था, पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की अवस्था में मिसल के प्रमुख बने, ने 1205 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर को अपने अधिकार में ले लिया। और कहा जाता है कि इस प्रकार अगर आप देखेंगे, इस तरह से अगर आप देखेंगे, तो सुकेर चकिया मिसल की जो राजधानी थी, 2 राजधानी बनी। इनकी राजधानी, 2 राजधानी बनती है। ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 2 राजधानी कौन सी बनी? एक राजधानी बनी लाहौर, जो पहले से थी, और दूसरी राजधानी बनती है अमृतसर।
अमृतसर। तो बेटा जो लाहौर है ना, ये राजनीतिक राजधानी है, राजनीतिक राजधानी है, और जो अमृतसर है ये धार्मिक राजधानी है। ठीक है, लाहौर राजनीतिक राजधानी और अमृतसर आपकी धार्मिक राजधानी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और जो है शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख रणजीत सिंह की धीरे धीरे गौरव गाथा चारों तरफ फैलती रहती है। इसी बीच एक कहानी होती है, तकरीबन आप देखेंगे कि 1800 जो है 9 ईस्वी के आसपास, और थोड़ा सा उससे पहले भी कह सकते हैं, कहानी थोड़ी सी आगे बनती है और यूरोप में आप देखेंगे फ्रांस और रूस जो थे यूरोप में एक साथ संधि कर लेते हैं और एक मित्रवत बंधन में बंध जाते हैं, जिससे इन लोगों का भारत पर आक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। अब जब भारत पर आक्रमण की आशंका बढ़ जाएगी तो यहां पर चूंकि अंग्रेजों का अपना नियंत्रण है, अंग्रेज मजबूत हैं, तो अंग्रेज क्या करेंगे, सीमा सुरक्षा को करना चाहेंगे। यानी कि फ्रांस और रूस जो थे, जो मैत्रिक संबंध में स्थापित हो गए हैं, अब उनकी सेनाएं यहां पर ना आ सकें। ऐसे में क्या करेंगे, राजा रणजीत सिंह के पास जो है उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो होता है, लॉर्ड मिंटो चार्ल्स मेटकाफ को भेजेगा और चार्ल्स मेटकाफ रणजीत सिंह के पास जाएंगे और उनसे संधि करना चाहेंगे, और वह संधि कुछ शर्तों पर होंगी। अब ये तो कल की क्लास में पता चलेगा कि चार्ल्स मेटकाफ जो लॉर्ड मिंटो का सिपह सालार बन करके आया था, वह ऐसी कौन सी बात करता है जिसको रणजीत सिंह मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्या स्थिति। यहीं से अंग्रेजों का और रणजीत सिंह के साथ मनमुटाव प्रारंभ हो जाएगा और यहीं से एंग्लो सिख वार की, उस क्रांति की जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसकी बीज पढ़नी शुरू हो जाएगी और कहानी बननी शुरू हो जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने पूर्ववर्ती क्लास में सिखों का और उनके धार्मिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत को बताया। अब अंग्रेजों के साथ इनका मुकाबला होगा, तो कल की क्लास में जहां पर हम और आप बात करेंगे अंग्रेज और सिख संघर्ष की कहानी शुरू होगी। तो कल की क्लास में हम लोग वहां पर करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।